नमस्कार आप सभी को सिलेक्शन कैंपस रोहतक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जैसे ही आपको पता है कि हरियाणा जीके के अंदर हमने शुरू कर रखा है क्या, एक बिल्कुल शुरुआत से हरियाणा जीके को हम पढ़ रहे हैं। और आज हमारी हरियाणा जीके की तीसरी क्लास है जिसमें हम ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? पाषाणिक युग में हरियाणा। पाषाणिक युग जो हम बात कर रहे हैं स्टोन एज की, तो इस स्टोन एज में, इस पाषाणिक युग में हरियाणा की स्थिति क्या थी? सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में हरियाणा की स्थिति क्या थी? और ये आप जानते ही हैं कि सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में आपको हरियाणा में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं और वहाँ से महत्वपूर्ण खनन खुदाई के दौरान चीजें मिली हैं जहां से पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछता है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि पाषाणिक युग में हरियाणा की स्थिति बताइए। तो देखिए, पाषाणिक युग में हरियाणा की स्थिति आपके सामने क्या है कि उस टाइम पीरियड पर एक तो आपके पास अरावली क्षेत्र मौजूद था और एक था शिवालिक क्षेत्र। यानी कि हरियाणा में दो पर्वतीय क्षेत्र जहां से क्वेश्चन आपसे पूछता है जो पाषाण काल के अंदर पूछे जाते हैं। क्या कि पहला कि अरावली क्षेत्र हरियाणा में मुख्यतः कहाँ विद्यमान है या कहाँ फैला हुआ है? तो आप क्या कहेंगे इसे? फिरोजपुर। फिरोजपुर कहाँ पे है? मेवात। और दूसरा इसका अस्तित्व कहाँ? तो आप क्या कहेंगे? कोटला, दिल्ली के अंदर। ऐसे ही शिवालिक, शिवालिक कहाँ पे है? कालका, पिंजौर, ठीक है। और फिर इसे क्या कहेंगे तीसरे नंबर पर? स्केतड़ी। स्केतड़ी कहाँ पे है? पंचकुला। तो कालका, पिंजौर और स्केतड़ी, पंचकुला, यानी कि शिवालिक का हरियाणा में मुख्यतः क्षेत्र कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे अगर डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछेगा? तो आप कहेंगे जी पंचकुला। और पंचकुला में कहाँ है? तो वो तीन स्थान, कालका, पिंजौर और स्केतड़ी। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से अब तक पूछा गया है कि भाई इंपॉर्टेंट ये पूछा गया कि मानव कंकाल जो ह्यूमन स्केटल है वो कहां से पाया गया? हरियाणा में। या हरियाणा के किस स्थल से मुख्यतः मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं? तो क्या बताएंगे आप? तो वो बताएंगे कि जी जो शिवालिक क्षेत्र है वहां से वो प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? शिवालिक क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन सभी साक्ष्यों का उल्लेख, इन सभी एविडेंस का उल्लेख के बारे में हमें बताया किसने? तो डॉक्टर गाई पिलग्रिम के द्वारा ये चीजें बताई गई कि भाई शिवालिक क्षेत्र में क्या प्राप्त हुआ या ये कहाँ विस्तृत है और अरावली क्षेत्र कहाँ विस्तृत है, इसके बारे में हमें बताया। किसने? डॉक्टर गाई पिलग्रिम ने। अगला क्वेश्चन देखिए। अधो ऐतिहासिक काल। अधो ऐतिहासिक काल का मतलब जिस काल के बारे में लिखा तो गया मगर क्या प्राप्त नहीं हुई? वहां की लिपि प्राप्त नहीं हुई, उसे क्या कहा जाता है? उसे अधो ऐतिहासिक काल कहा जाता है। देखिए आपके पास कितने काल है? तीन। पहला आप किसे कहते हैं? पहला कहते हैं आप क्या कि जो लिखा ही नहीं गया, प्रागैतिहासिक काल। फिर दूसरा होता है अधोऐतिहासिक काल, जो लिखा तो गया मगर जिसकी लिपि नहीं है। और तीसरा ऐतिहासिक काल, जो लिखा भी गया और लिपि भी है यानी कि पढ़ा भी गया। तो अधोऐतिहासिक काल किसे कहेंगे? जिसके बारे में कोई भी लिखित यानी कि कोई भी पढ़ने का साधन नहीं है, यानी कि लिपि नहीं है इसकी। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये जो पाषाणिक युग है, बेसिकली इस पाषाणिक युग के अंदर जो एविडेंस हमें मिले हैं, जो साक्ष्य हमें मिले हैं, ये आता तो किस में है? ये आता है प्रागैतिहासिक काल में। यानी कि यहाँ हमने केवल अनुमान लगाया। अब प्रागैतिहासिक काल से आगे आ गया अधोऐतिहासिक। तो यहाँ हरियाणा में हमें कोई एविडेंस पुख्ता मिले नहीं, मगर यहाँ हमें दो पॉइंट मिलते हैं जो खुदाई या खनन के दौरान मिले। क्या क्या? एक तो हड़प्पा और एक सीसवाल सभ्यता। देखिए हड़प्पा सभ्यता तो है ही है, जिसे आप सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो है ही है। एक मुख्यतः एक सिविलाइजेशन और मिला है जिसे क्या कह देते हैं आप? सीसवाल सिविलाइजेशन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सीसवाल सिविलाइजेशन। तो यहां तक तो आप पढ़ा है ऊपर, यहां तक तो आपने किसके बारे में पढ़ा? प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। अब हम पढ़ेंगे अधैतिहासिक काल, जिसके बारे में लिखा तो है मगर जिसकी लिपि हमारे पास नहीं है। और उनमें क्या पढ़ेंगे? एक तो हड़प्पा और दूसरा क्या? सीसवाल सभ्यता।
और ये मैं आपको बता ही चुका जी, हड़प्पा सभ्यता को ही क्या कह देते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कह देते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कह देते हैं। तो देखिए अगला पॉइंट ही हमारा क्या है, अगला पॉइंट ही हमारा सिंधु सभ्यता है। तो सिंधु सभ्यता को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता जो हरियाणा में विद्यमान थी, उसकी सबसे पहली पुष्टि करने वाला कौन था, तो आर.एस. बिष्ट थे। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1973-74 में 1973 से 1974 आर.एस. बिष्ट के द्वारा क्या किया गया, इसको खोजा गया, इसका उल्लेख किया गया, इसके बारे में बताया गया। क्या बताया गया कि भाई एकमात्र स्थल ये ऐसा है जहां मातर देवी की 2 मरण मूर्तियां मिली हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ ले कि मातर देवी की 2 मरण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई, तो आप क्या कहेंगे, जो हरियाणा की सिंधु घाटी सभ्यता जो सिविलाइजेशन है वहां से मुख्यतः ये पाई गई हैं। और क्या मिला, और मिला कि अग्नि वेदियों के साक्ष्य, अग्नि वेदियों के यानी कि हवन कुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। कहां से, तो हरियाणा में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है वहां से। तो हरियाणा सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से एक तो मातर देवी की 2 मरण मूर्तियां और एक मिला है अग्नि वेदियों के साक्ष्य। और इसके बारे में हमें बताया किसने, आर.एस. बिष्ट यानी कि रविंदर सिंह बिष्ट ने। कब, 1973-74 में। कब बताया, 1973-74 में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर पाषाण काल। देखिए उत्तर पाषाण काल, इसको समझने से पहले एक बात समझिए आप, जो पाषाण काल है, कौन सा काल है, पाषाण काल। जो पाषाण काल है वो जो स्टोनेज है वो बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट तो कौन सा है, पूरा पाषाण, कौन सा है, पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पाषाण, दूसरा कौन सा है, मध्य पाषाण। और तीसरा कौन सा है, नव पाषाण, नव पाषाण। ये 3 स्टोन है। इसको क्या बोल देते हैं आप, इसको बोल देते हैं पैलियोलिथिक एज, इसको क्या बोल देते हैं, मेसोलिथिक, और इसको बोल देते हैं नियोलिथिक एज। ये कह रहा है कि जी उत्तर पाषाण काल यानी कि जो पूरा पाषाण के बाद आए, तो पूरा पाषाण तो ये हो गया, और इसके बाद कौन सा आ गया, मध्य पाषाण। तो मध्य पाषाण को आप क्या कह सकते हो, उत्तर पाषाण काल कह सकते हो। तो ये कह रहा है कि जी पूरा पाषाण काल के बाद यहां नव पाषाण की संस्कृति विकसित हुई। कहने का मतलब क्या है कि जो पूरा पाषाण काल है उसके बाद हरियाणा में कौन सी संस्कृति विकसित होती है, नव पाषाण काल की संस्कृति। और जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है भाई सीसवाल संस्कृति, सीसवाल सभ्यता, जो कहाँ विद्यमान है, हरियाणा में। तो हरियाणा में विद्यमान है कहाँ पे, हिसार में। कहाँ विद्यमान है, हरियाणा में हिसार में विद्यमान है। तो पेपर में ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो सीसवाल सभ्यता है वो किस काल की, तो आप क्या कहेंगे कि सीसवाल सभ्यता है नव पाषाण काल की सभ्यता, जो विकसित हुई पूरा पाषाण के बाद। यानी कि कुछ हद तक अगर आपको नव पाषाण पेपर में नहीं मिलता तो आपको मध्य पाषाण या जिसे कह सकते हो उत्तर पाषाण भी लगा सकते हो, मगर ज्यादा वैल्यूएबल क्या रहेगा, नव पाषाण। तो सीसवाल सभ्यता किस काल की है, नव पाषाण काल की है, नियोलिथिक एज की है, और जो मुख्यतः फैली है कहां पे, हिसार में। देखिए सीसवाल सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कि सीसवाल सभ्यता मुख्यतः कहां फैली है, आप बताएंगे हिसार। फिर आप बताएंगे इसको कैस कब खोजा, कब गया, 1968 में। किस नदी के ऊपर यह मुख्यतः विद्यमान है, चोटांग नदी। कौन सी नदी है, चोटांग नदी के ऊपर यह मुख्यतः विद्यमान है। किसने यहां खुदाई या खनन का कार्य किया, तो कौन थे, प्रोफेसर सुरजबान। कौन थे, प्रोफेसर सुरजबान के द्वारा यहां खुदाई और खनन का कार्य किया गया। किसके नेतृत्व में, तो आप बताएंगे पंजाब जो विश्वविद्यालय है उसके नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में कार्य किया गया, तो आपसे पेपर में यह भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीसवाल सभ्यता में खनन का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया। अगर व्यक्ति पूछता है तो प्रोफेसर सुरजबान, अगर व्यक्ति ना पूछकर उस सोसाइटी का या यूनिवर्सिटी का नाम पूछता है तो क्या बताएंगे, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पंजाब यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में प्रोफेसर सुरजबान ने इसकी खोज की, खनन का कार्य किया, खुदाई का कार्य। यह सभ्यता मुख्यतः कहाँ फैली है, तो देखिए अगर एक शहर के बारे में पूछेगा आपसे
तो एक शहर आप बताएंगे उसको क्या, हिसार। अगर एक से ज्यादा मुख्यतः तो एक ही है, और कहां कहां, सिरसा, रेवाड़ी और गुरुग्राम, इन क्षेत्रों के अंदर सीसवाल सभ्यता वो फैली है। देखिए चारों आपको क्यों जरूरी है पढ़ने, पेपर में आपसे पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कहां सीसवाल सभ्यता का विस्तार नहीं है। तो अगर आपको ये चार ऑप्शन दे देगा और ये चारों आपको अगर याद नहीं होंगे तो आप इसका आंसर नहीं लगा पाएंगे। अगर मान लो हिसार हिसार याद कर लिया तो काम नहीं चलेगा, आपको चारों याद करने पड़ेंगे और आसान है। हिसार सिरसा एक करके याद कर लो, रेवाड़ी गुरुग्राम याद कर लो। नेक्स्ट देखिए, मुख्यतः यहां क्या प्राप्त हुआ, एविडेंस में मुख्यतः क्या मिला, एविडेंस में मिला कि भाई मानव कृषि के प्रमाण, कि जो मानव थे वो कृषि के जो प्रमाण थे, एविडेंस थे एग्रीकल्चर के, सीसवाल सभ्यता से एग्रीकल्चर जो है वो एविडेंस मिले हैं कि मानव के द्वारा जो खेती की गई उसके प्रमाण मिले हैं। अगला क्या मिला, नवपाषाण कालीन बस्तियों के, यानी कि जो नवपाषाण काल में मानव के द्वारा जो बस्तियां जिस स्ट्रक्चर पे बनाई गई थी, जिस बेस पे बनाई गई थी, कैसे बनाई गई थी, उनके भी क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। फिर क्या मिला, काले पत्थर पर सफेद से चित्रकला मिली, काले पत्थर के ऊपर सफेद रंग से चित्रकला मिली है, कहां मिली है, सीसवाल सभ्यता। तो मुख्यतः सीसवाल सभ्यता में क्या मिले, मानव के द्वारा जो खेती की गई वो मिला, और क्या मिले, मानव के द्वारा जो बस्तियां बसाई गई थी वो चीज मिली, और क्या मिले, काले पर सफेद क्या चित्रकला मिली है, पेंटिंग मिली है जो काले के ऊपर क्या की गई है, चित्रित की गई है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है हमारा हड़प्पा सभ्यता, जिसे मैंने कहा था आपको हड़प्पा सभ्यता को आप सिंधु सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा नाम की जगह पे पहली बार यहां खुदाई की गई, खनन का कार्य किया गया। यह आप जानते हैं अच्छी तरह, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में पाकिस्तान में यह हड़प्पा नामक स्थल है। और सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु इंडस रिवर के नजदीक यहां क्या है, ये विद्यमान है, इसलिए उस नदी के नाम पे इसे सिंधु सभ्यता कह देते हैं। तो पढ़ना शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली बात तो क्या, नगरीय, क्या है ये, नगरीय है, नगरीकरण किया गया था। दूसरी एक क्या है, कांस्य युगीन है। कांस्य, कांस्य का मतलब क्या, उस टाइम पे तांबा और टीन का क्या कर देते थे, वो तांबा और टीन को मिलाकर एक मजबूत धातु का, क्योंकि पहली धातु जो मनुष्य के द्वारा खोजी गई वो तो तांबा थी, मगर उसको और कठोर बनाने के लिए उसमें टीन का प्रयोग करते थे। कांस्य का ज्यादा चलन हो गया था, इसलिए इसे बोला गया कांस्य युगीन। नगरीय क्यों बोला गया, नगर स्तर पर ये बसे हुए थे, वेल डेवलप थे ये, इसलिए इन्हें नगरीय बोला गया। मुद्राएं कौन सी मिली, जिनके ऊपर क्या क्या अंकित मिला, देखिए जो इस समय मुद्राएं मिली मुख्यतः जो हरियाणा क्षेत्र से निकली उस पे हिरण, दरियाई घोड़े और बकरे के चित्र अंकित है। पेपर में आपसे पूछ लेगा कि हरियाणा से प्राप्त जो मुद्राएं हैं प्राचीन समय में उनके ऊपर किन किन पशुओं के चित्र अंकित थे। तो हरियाणा में जो मुद्राएं खुदाई के दौरान प्राप्त हुई, प्राचीन मुद्राएं प्राप्त हुई, उन पर हिरण, दरियाई घोड़े और बकरे के क्या थे, चित्र अंकित किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका, महत्वपूर्ण स्थल। अब हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में कौन कौन से हड़प्पा कालीन, सिंधु कालीन स्थल विद्यमान हैं। तो सबसे पहला है क्या, मित्ताथल। कौन सा है भाई, मित्ताथल कहां पे है, भिवानी के अंदर। यहां खुदाई खनन का कार्य शुरू किया था डॉक्टर सूरजभान ने। कब से कब तक, 1965 से लेकर 1968 तक। जो बिल्कुल, अगर पेपर वाला ये कह दे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन आपसे, पेपर वाला ये कह दे कि जी मित्ताथल में तो 65-68 की तो बात ही नहीं कर रहा, ऑप्शन में ही नहीं दे रहा, पेपर वाला तो ये कह रहा है कि भाई मित्ताथल में खुदाई बिल्कुल शुरू में कब शुरू हुई। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करेगा तो आप बताएंगे 1516 में, जो मुख्यतः किसी के नेतृत्व में नहीं थी। किसी प्रमुख व्यक्ति का आप नाम यहां नहीं ले सकते। अगर प्रमुख का नाम लेना है तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा 1965 से 68। जब कौन था प्रमुख व्यक्ति, तो डॉक्टर सूरजभान। कौन था, डॉक्टर सूरजभान। तो अगर ये कहे कि बिल्कुल शुरू कब की गई तो आप बताएंगे 1516। आपसे पूछ ले यहाँ पे
खोजा कब गया इसको, तो 1965 से 1968। क्या क्या मिला, तांबे की कुल्हाड़ी मिली, तांबे की चूड़ियां मिली, 13 रिंग 13 छल्ले मिले, ठीक है। और क्या मिला, भोपड़ बिसात के नमूने, क्या मिला, भोपड़ बिसात के नमूने मिले। और क्या मिला, हारपून, हारपून क्या, हथियार मिला। और क्या मिला यहाँ पे, हारपून, हारपून का मतलब क्या है, हथियार मिला यहाँ पे। तो मुख्यतः आप ये कह सकते हैं मित्ता तल से क्या क्या मिला, तो तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे की चूड़ियां, 13 रिंग यानी कि छल्ले, भोपड़ बिसात के नमूने और हारपून, हारपून मतलब हथियार मिले। क्या मिले, हथियार मिले। अगला देखिए, बनवाली, बनवाली कहां पे, फतेहाबाद में। किस नदी के तट पर है, सरस्वती। जिसे आप क्या कह सकते हैं, रंगोई नदी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रंगोई नदी भी कह सकते हैं। आर.एस. बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट ने खोज की। कब, 1973 में यहां शुरुआत की गई और 77 में सफलता, यानी कि 1973 से 1977 इसकी खोज की गई। क्या क्या मिला, एविडेंस क्या क्या, साक्ष्य क्या क्या मिले, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है, क्या क्या मिला, मिट्टी के हल और जो, विचित्र पशु की मूर्ति मिली, जुते हुए खेत के एविडेंस साक्ष्य मिले और बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले। क्या क्या मिला, मिट्टी का हल मिला, जो पेपर में पूछ चुका है आपसे, विचित्र पशु की मूर्ति मिली, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और बैलगाड़ियों के पहिए के निशान मिले। यानी कि जब खुदाई की गई, खनन किया गया, तो बैलगाड़ी के पहिए, यानी कि ये माना जाता है, अगर ये एविडेंस मिले कि उस टाइम पे बैलगाड़ी का प्रचलन विद्यमान था। आगे देखिए, आगे आता है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां पे, हिसार में। किसने खोज की, सिंहदेव अमरनाथ ने। किसने, सिंहदेव अमरनाथ ने। कब, 7/3/2014 में। कब की, 2014 में की। किन नदियों के तट पर यह स्थित है, दृष्टदती व चेतांग नदी। कौन कौन सी, दृष्टदती व चेतांग नदी के किनारे है, दृष्टदती व चेतांग नदी के तट पर है। एविडेंस क्या मिले, साक्ष्य क्या मिले, खट्टी दाल, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन, आपसे पूछा गया था। खट्टी दाल, प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले। क्या मिले, प्रेमी की भी। देखिए, ये जो प्रेम गाथाएं हैं ये बहुत पुराने समय से, चाहे वो लैला मजनू हो, हीर रांझा हो, बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। तो ये जो प्रेमी जोड़े के कंकाल हैं, इससे ये भी पता चलता है कि भाई उस समय भी ये प्रेम रोग विद्यमान था, यानी कि उस समय भी प्रेमी और प्रेमिका होते थे। तो प्रेमी जोड़े के कंकाल मिले हैं, कहां से, तो आप क्या बताएंगे कहां से, तो राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहां, हिसार से। और क्या मिला, ईंटों के अन्नागार के अवशेष मिले। अन्नागार क्या, जहां अनाज स्टोर किया जाता था। अन्नागार क्या है, जहां पे अनाज को क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, स्टोरेज था अनाज का, अन्नागार। और यही सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। आपसे कोई ये पूछ ले कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, बिल्डिंग उस टाइम पे कौन थी, तो जो बड़े बड़े अन्नागार हैं वही सबसे बड़ी क्या थी, बिल्डिंग थी, इमारत थी। कई जगह आपको पढ़ने को सनानागार भी मिल जाएगा, मगर वो गलत हो जाएगा। आपको सनानागार और अन्नागार में से बड़ी इमारत क्या लगाना है, अन्नागार लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा का सबसे विशाल टीला कहां मिला, राखी गढ़ी। आपसे ये कह दे कि भाई हरियाणा में हड़प्पा का सबसे बड़ा टीला कौन सा है, तो हड़प्पा का सबसे बड़ा टीला किसे कहा गया है, राखी गढ़ी को। किसे कहा गया भाई, राखी। तो हड़प्पा में, हरियाणा में मुख्यतः क्या मिला, सबसे बड़ा टीला मिला। अगला देखिए, मृतकों को लंबे गड्ढों के अंदर, गड्ढा कह दीजिए, गड्ढों में क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। मृतकों को एक गड्ढे मिले हैं, तो उन गड्ढों में क्या किया गया है, उन्हें लंबाई के रूप में और गहराई के रूप में खोदा गया है, और जितने में उसको दफनाया गया उससे भी थोड़ा सा उसको ज्यादा ही खोदने का काम किया, तो लंबे गड्ढे मिले मृतकों को दफनाने के लिए। और क्या मिला, गेहूं व चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिला, गेहूं व चावल, ये तो आम बात है, गेहूं व चावल के साक्ष्य तो एक नॉर्मल चीज है। लास्ट देखिए इसका,
सोने के आभूषण की फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है आपका। हरियाणा में सोने के आभूषण की फैक्ट्री कहां से मिली, तो आप कहां पहुंचेंगे, राखी गढ़ी। कहां पहुंचेंगे, राखी गढ़ी में। आप यहां से दो पॉइंट तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो खट्टी दाल और दूसरा सोने के आभूषण की फैक्ट्री, ये दोनों याद रखना। अगला पॉइंट हमारे पास कुनाल। कुनाल कहां, रतिया। रतिया कहां पे, फतेहाबाद में। कौन से हैं, कहां पे है, फतेहाबाद। किस नदी के तट पर, आप बताएंगे जी सरस्वती नदी के तट पर। कौन सी नदी के तट पर, सरस्वती नदी के तट पर। किसने खोज की, किसने खनन खुदाई का कार्य किया, जे.एस. खत्री और एम आचार्य के द्वारा। किसके द्वारा किया गया, जे.एस. खत्री और एम आचार्य के द्वारा कुनाल यानी कि रतिया फतेहाबाद में खनन का कार्य किया गया। क्या क्या एविडेंस मिला, क्या साक्ष्य मिले, वो देखिए। गर्त निवास के साथ, यानी कि गर्त मिली। गर्त का मतलब है गहरे गहरे बहुत ज्यादा खड्डे मिले और उसमें साक्ष्य मिले कि भाई यहां इन गर्तों के अंदर मानव क्या करता था, मानव रहता था। गर्त क्या होता है, गर्त एक ऐसे गड्ढे बनाए जाते थे जिसमें सुरक्षित रूप से रहन सहन या छिपा जा सके। तो गहरे गहरे क्या बनाए गए, गर्त, जिनमें क्या मिले हैं, निवास यानी कि रहने के एविडेंस मिले हैं। दो शाही मुकुट। मुकुट आप जानते ही हो क्या, भाई राजा महाराजा क्या पहनते थे, मुकुट पहनते थे। तो जो दो शाही मुकुट, शाही का मतलब जो राजाओं के द्वारा पहने गए, मुखियाओं के द्वारा पहने गए, वो दो शाही मुकुट हमें यहां से क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं, मिले। तो कुनाल, हमेशा कुनाल जब आप पढ़ेंगे स्थल को तो उसमें रतिया जरूर मिलेगा। जिला कौन सा, फतेहाबाद। नदी जिसके किनारे है वो सरस्वती। और जे.एस. खत्री और एम आचार्य ने खोज की। यहाँ गहरे गहरे गर्त मिले जिनमें मानव के निवास के एविडेंस मिले कि मानव उन गर्तों में रहते थे। गर्त को एक प्रकार से आप खाई कह सकते हैं, जो गहरा स्थान। दो शाही मुकुट हमें यहां से प्राप्त हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आप स्थल पढ़ेंगे वो ज्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा। अगला स्थल है हमारा कौन सा, भिड़ाना। भिड़ाना कहाँ, फतेहाबाद। अभी जो आपने कुनाल पढ़ा था वो भी फतेहाबाद में। और देखिए ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि जी भिड़ाना हो या कुनाल, दोनों किसके नदी के किनारे है, सरस्वती। किस नदी के किनारे हैं, तो सरस्वती नदी के किनारे हैं। कौन सी, सरस्वती नदी के किनारे। दोनों की नदियां सेम है, कौन सी, सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे है, सरस्वती नदी के किनारे। किसने खनन खुदाई का कार्य किया, एल.एस. राव के द्वारा। कब, 2003-4 में। बिरडाना में एल.एस. राव के द्वारा 2003-4 में खुदाई का कार्य किया गया। यहां से ऐसा कोई प्रमुख एविडेंस, साक्ष्य नहीं मिला जिसको आपको पढ़ने की जरूरत पड़े। आपको सिर्फ ये याद रखना है जी भिड़ाना का नाम आएगा तो भिड़ाना कहाँ पे है, तो भिड़ाना कहाँ पे है, फतेहाबाद। जी किस नदी के किनारे है, सरस्वती। और यहाँ खनन खुदाई का कार्य किसने शुरू किया, एल.एस. राव। और ये पूछ ले जी कब, 2003-4 में। 2003-4 में। चलिए अगला देखते हैं, भगवानपुर। भगवानपुर कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। भगवानपुर कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में है किस नदी, तो यहां भी सरस्वती नदी, यहां भी सरस्वती। और किसने खोजा, जे.पी. जोशी तथा पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसने, और जे.पी. जोशी दोनों ने मिलकर इकट्ठे सहयोग से खोजने का काम किया। किसको, भगवानपुर को, जो कहां पे है, भगवानपुर, कुरुक्षेत्र में। ठीक है जी। क्या मिला यहां से हमें, यहां से सफेद व काले और आसमानी रंग की चूड़ियां मिली है। इंपोर्टेंट है भाई। क्या क्या मिला, सफेद काले और आसमानी रंग की चूड़ियां मिली हैं। सफेद काले और आसमानी रंग की क्या मिली है, यहां पे चूड़ियां मिली। और क्या मिला, प्राचीन धूसर और मृतभांड। प्राचीन धूसर और मृतभांड क्या है कि प्राचीन काल में जो बर्तन थे उनके ऊपर जो नक्काशियां या कलाकृतियां की गई थी वो प्राप्त हुई। अगला देखिए, अगला है क्या, बालू। बालू कहाँ, कैथल। बालू कहाँ पे, कैथल में। 1977 के अंदर इसको खोजा गया। किसके द्वारा, तो डॉक्टर सूरजभान के द्वारा। और दूसरे इनके साथ कौन थे, डॉक्टर जिमले।
डॉक्टर जिमले, जिमले है भाई, जिमले नहीं है, कहीं ये कहीं आओ डॉक्टर साहब जिमलो, जिमले, डॉक्टर जिमले और डॉक्टर सुरजबान ने इसकी खोज की, किसकी, बालू की, कहाँ की, कैथल, कब, 1977 में। ठीक है, अगला भाई गिरावट, गिरावट कहां पे, रोहतक तहसील पूछे महम तहसील में, खुदाई कब हुई, 2006 में, विवेक दांगी ने करवाई थी भाई। ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि गिरावट के अंदर खुदाई कराने वाला बंदा कौन, विवेक दांगी ने करवाई थी। ये पूछ सकता है यहां से क्वेश्चन आपका कि भाई गिरावट में 2006 में खनन खुदाई का कार्य हुआ, तो ये कराई किसने भाई, विवेक दांगी ने, और ये किस तहसील में पड़ता है, रोहतक की, तो महम तहसील में। क्या मिला यहां से, मृत भांड पकाने की 2 भट्टियां। मैंने अभी बताया ना यहाँ पे कि भाई मृत भांड क्या होते हैं, जो बर्तन मिट्टी के बनते थे और दूसर जो उसके ऊपर चित्रकलाएं होती थी वो, तो मृत भांड पकाने की 2 भट्टियां, जिनको आप छोटे एक प्रकार से जो भट्ठे होते हैं, ईंटें बनती हैं, उस टाइम पे भट्टियां होती थी, एक छोटे स्तर पर बर्तनों को पकाने के लिए उनको क्या किया जाता था, छोटी चिमनी आप कह सकते हो, बनाई जाती थी। अगला देखिए दौलतपुर, दौलतपुर है भाई कहां पे, कुरुक्षेत्र में, मगर हम थानेसर क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट कुरुक्षेत्र ने पूछकर थानेसर से क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लेना इंपॉर्टेंट आप इसको, थानेसर से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस नदी के किनारे, चेतांग। और यहां से जो मुख्यतः चीज मिली है वो क्या है कि मिट्टी की ईंट के प्रमाण मिले हैं। क्या मिला यहाँ पे, मिट्टी की ईंट। अब सोचिए आप कि उस टाइम पीरियड पर पकी हुई ईंटों का, इससे हमें क्या पता चलता है, उस टाइम पीरियड पर पकी हुई ईंटों का क्या करते थे वो लोग, तो पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले भाई हरियाणा के किस स्थल से मिट्टी की ईंटें या पकी हुई ईंटें मिली, तो आप क्या बताओगे जी, कहां से मिली, दौलतपुर से, जो थानेसर कुरुक्षेत्र में चेतांग नदी पर। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट इसका देखिए कि भाई हड़प्पा के पतन का कारण क्या था, फिर ये हड़प्पा सभ्यता खत्म क्यों होगी, ऐसा क्या हो गया कि भाई हड़प्पा सभ्यता खत्म होगी। तो मैक्स मूलर के अनुसार जो ज्यादा मान्यता है, मैक्स मूलर जर्मनी के थे, उनके अनुसार यह माना जाता है कि भाई बाढ़ के द्वारा क्या होगी, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। मगर जॉन व्हीलर के अनुसार आर्यंस के आगमन से, जॉन व्हीलर ये कहते हैं नहीं भाई, मैक्स मूलर जो बात कह रहा है मैं उससे सहमत नहीं हूं। जब आर्यंस आए थे, आर्य आए थे, और आर्यंस वाले में भी मैक्स मूलर की थ्योरी को ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। किसकी थ्योरी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, मैक्स मूलर की थ्योरी को। क्यों, क्योंकि मैक्स मूलर ने इस चीज का एविडेंस दिया है। और एविडेंस क्या दिया है, इन्होंने कहा है भाई, इन्होंने कहा वे कहां से आए थे, तो इन्होंने कहा है कि वो कहां से आए थे, वो आए थे भाई मध्य एशिया से। कहां से आए थे, मध्य एशिया से। अब जब वो मध्य एशिया से आए तो वहां इनको एक अभिलेख मिला, कौन सा, बोगज कोई। कौन सा अभिलेख मिला, बोगज कोई अभिलेख, जिसे आप कह सकते हैं क्या, कस्सी अभिलेख। भाई खेत में यूज करे हैं जमींदार किसने, कस्सी ने, तो कस्सी अभिलेख भी इसको कहा गया, बोगज कोई अभिलेख या कस्सी अभिलेख। इसमें क्या है कि भाई इसमें दिए गए देवताओं के नाम, जैसे इंद्रदेव के हैं, अग्निदेव के हैं, सोमदेव के हैं, ऐसे देवताओं के नाम दिए गए हैं। किसमें, मध्य एशिया के इस ग्रंथ में। और हमारे देवता भी तो यही हैं मुख्यतः, इसलिए इतनी सिमिलरिटी, सबसे ज्यादा सिमिलरिटी मैक्स मूलर के कथन में पाई गई। इसलिए आर्यों का जो आगमन है उसके विषय में कि भाई वो कहां से आए, तो ये जो मध्य एशिया या एशिया माइनर इसे आप कह सकते हो, इसको ही ज्यादा वैल्यू दी जाती है। तो मैक्स मूलर के कथन को वहां सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है, माना जाता है कि भाई वो मध्य एशिया से आए थे। तो जॉन व्हीलर के अनुसार जो आर्य आए थे उनके आगमन से इस सभ्यता का क्या हुआ, अंत हुआ कि भाई उन्होंने अपने विस्तार को बढ़ाया और इसे खत्म करने का कार्य किया। ठीक है, अपने विस्तार को बढ़ाकर इसे खत्म करने का क्या किया, कार्य किया। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए यहां से हमारा जो हड़प्पा स्थल है, जितने भी हड़प्पा स्थल हरियाणा के अंदर, वो या सीसवाल सभ्यता है
या स्टोन एज के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो अरावली से या शिवालिक से बनते हैं वो हमने क्लियर कर लिए। आज की हमारी 1 फरवरी की करंट अफेयर हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास 2 फरवरी की करंट अफेयर है। करंट अफेयर का मैंने आपको बता दिया था कि भाई अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तब तक 1-1, 2-2 हर वीडियो के साथ हम करंट अफेयर को कर लेंगे। बाद में स्पेशल आपको करंट अफेयर की वीडियो भी पूरे मंथ की हम लेके आएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में उड्डयन महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ये आपको भली बात ही पता है भाई, एयरपोर्ट की बात कर रहा है कि एयरपोर्ट के विषय में बात कर रहा है कि उड्डयन एयरपोर्ट के विषय में हिंट दे रहा है आपको कि भाई एयरपोर्ट मुख्यतः कहां स्थापित हुआ। तो क्या कहोगे आप, किस क्षेत्र में ज्यादा वो रहा चर्चा में? तो हिसार। तो वहीं हिसार के अंदर उड्डयन महाविद्यालय खोला जाएगा। उड्डयन क्या खोला जाएगा? महाविद्यालय खोला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर। बिलासपुर कहां पे? यमुनानगर। उपमंडल का नाम बदल कर दिया गया क्या? तो बिलासपुर का नाम बदल कर व्यासपुर क्या कर दिया गया भाई? व्यासपुर कर दिया गया। बिलासपुर का नाम बदल कर व्यासपुर। व्यासपुर बिलासपुर है कहां पे? यमुनानगर का एक उपमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिवानी जिले के गांव दुर्जनपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया? दुर्जनपुर का कर दिया भाई सज्जनपुर। भिवानी का एक गांव था जो कहलाता था क्या? तो भिवानी के गांव को कहते थे दुर्जनपुर, और अब कहलाएगा क्या? सज्जनपुर। पहले कहलाता था दुर्जनपुर, अब क्या कह दिया? सज्जनपुर। कि भाई दुर्जन एक भावना दर्शाता है किसकी? बुरे व्यक्तित्व की, और सज्जनपुर दिखाता है यानी कि सज्जन दिखाता है एक अच्छे व्यक्तित्व की। अगला देखिए, सोनीपत जिले के गांव मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? प्रेम सुखनगर। मोहम्मदाबाद का नाम बदलकर प्रेम सुखनगर। यह भी हमने 3 ऐसे पॉइंट किए हैं जिनमें नाम बदले गए हैं, और ये आप मान के चलना मोस्ट इंपोर्टेंट है। नाम बदले हुए में से एक क्वेश्चन तो कम से कम हरियाणा जीके में आपसे पूछेगा, या वो बिलासपुर का कह देगा जी व्यासपुर हो गया, और दुर्जनपुर को कह देगा सज्जनपुर हो गया, और मोहम्मदाबाद को कह देगा जी प्रेम सुखनगर हो गया, जो कहां पे है? सोनीपत में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में नॉन स्टॉप सरकार के 100 दिन नामक पुस्तक का विमोचन किया है किसने? नायब सिंह सैनी ने। यानी कि जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसने अपने कार्यकाल के जो 100 दिन पूरे हुए उसके ऊपर एक बुक पब्लिश की है। किसने की है ये आपसे पूछ लेगा। किसने? नायब सिंह सैनी, जो आपके क्या हैं? आपके राज्य के सीएम है, चीफ मिनिस्टर। तो ये आज हमारी क्लास थी। आपने बेसिकली यहाँ क्या पढ़ा? बेसिकली आपने जो हिस्ट्री हरियाणा के अंदर जो पुरातात्विक स्थल थे उनके बारे में आपने चीजें पढ़ी। ऐसे ही हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक इस चीज को देखने के लिए, और कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप मैसेज कीजिए, या आप अगली क्लास जब भी अगली क्लास होती है आप उसमें भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ये कोई बात नहीं है भाई, पिछली का हम नहीं पूछ सकते, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू अगेन। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली एक बेहतरीन वीडियो के साथ।